नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में चक्रवात अम्फान को लेकर के उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ यह समीक्षा बैठक की गई। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि चक्रवात अम्फान अब बंगाल और ओडिशा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। चक्रवात की जो गति है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और वर्तमान में ये दीघा से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। जानकारी के मुताबिक 19 मई को यह चक्रवात भीषण तबाही मचा सकता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उठने वाले चक्रवात की गति और ताकत अभी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। खतरे को देखते हुए ओडिशा के 12 जिलों और कोलकाता सहित बंगाल के 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल में दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर हाई अलर्ट पर हैं। अगले आदेश तक मछली पकड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन के लिए धन्यवाद दिया है और साथ ही पीएम मोदी को मनरेगा की दूरदर्शिता को समझने के लिए उनका आभार भी जताया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस दौर में पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज देने की बात की थी, जिसमें वित्त मंत्रालय ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का ऐलान किया है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार के राहत पैकेज के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह वास्तव में सिर्फ 1.86 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जो कुछ ऐलान किया गया है उसका हिसाब पहले ही इस वित्त वर्ष के बजट में दिया जा चुका है। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती दी कि वो ऐसा कोई एक इकोनॉमिस्ट भी लेकर आए जो ये कह सके कि नकदी प्रवाह के उपायों से मांग बढ़ेगी। पी चिदंबरम ने पूरा विवरण दिया है कि किस प्रकार सरकार का इस टोटल पैकेज में से खर्च सिर्फ 1.86 लाख करोड़ रुपए होगा और इनमें 22 मार्च 2020 से दी गई टैक्स रियायतों से सरकारी राजस्व को नुकसान 7,500 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत कैश ट्रांसफर 33,000 करोड़ रुपए और मुफ्त अनाज 60,000 करोड़ रुपए, मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 15,000 करोड़ रुपए, कारोबारी प्रतिष्ठानों और कामगारों को ईपीएफ सहयोग 2,800 करोड़ रुपए और मनरेगा पर अतिरिक्त आवंटन 40,000 करोड़ रुपए प्रमुख मद हैं। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंपों पर कार्रवाई की जरूरत पड़ती है तो एयरफोर्स 24 घंटे तैयार है। भदौरिया ने कहा कि हमारे देश में कभी भी आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान को चिंता करनी ही चाहिए। पाकिस्तान इस चिंता से मुक्त होना चाहता है, उसे भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना होगा। उनसे पूछा गया था कि क्या हंदवाड़ा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की ओर से बदले की कार्रवाई का डर है। लद्दाख में चीन की ओर से हवाई सीमा के उल्लंघन की घटना पर भदौरिया ने कहा कि वहां असामान्य गतिविधियां हुई थी। ऐसी घटनाओं पर हम नजर रखते हैं और जरूरी कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे मामलों में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। उसी दौरान लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन की सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी। We have seen that in last few months, as the number of terrorists in launch pads and terror camps has gone up significantly in Pakistan occupied Kashmir. You think this is something to be worried about for India as well? No, this happens every year. Army Chief has already given his opinion on the issues. We monitor these things closely, and whenever action is required to be taken, it gets taken. So there's nothing to worry about this. These things are monitored closely by all the agencies concerned. And if required to take out any terror camps or launch pads across the LC, are we ready? Oh, if the situation so demands, of course. We are all ready 24/7. And
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हमने हर तरह की तैयारी कर ली है और अब अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। 160 लोगों की मौत हो गई कोरोना की वजह से। नहीं होनी चाहिए थी। कोशिश कर रहे हैं हम एक एक व्यक्ति की जान बचाने की, लेकिन एक औसतन तौर पे देखा जाए दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे देश के अंदर अन्य राज्यों में जो है, तो इतने मामलों में जो मौत हुई हैं वो अन्य राज्यों की और अन्य देशों की अपेक्षा कम है, लेकिन हम कोशिश करते हैं एक एक व्यक्ति की जान बचाने की। अब कोरोना अगले 1-2 महीने में तो ख़त्म नहीं होने वाला। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ख़त्म नहीं होने वाला। तो जैसा मैं कई बार अक्सर कहता रहा हूँ कि कोरोना के साथ अब अपने को अपनी ज़िंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना भी रहेगा और अपनी ज़िंदगी भी चलेगी। लॉकडाउन परमानेंटली नहीं रह सकता। 1.5-2 महीने जो लॉकडाउन रहा, इस समय का हम सब लोगों ने, दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां करने के लिए इस समय का इस्तेमाल किया। जब कोरोना आया था भारत में, हमारी बिल्कुल तैयारियां नहीं थी। हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं थे, हमारे पास अस्पताल नहीं में इसका इंतजाम नहीं था, हमें पता नहीं था कोरोना में क्या क्या तैयारियां करनी है। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अब हमने कोरोना के लिए अलग से अस्पताल नामांकित कर दिए, अलग से बेड लगा दिए, वेंटिलेटर का इंतजाम कर लिया, ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया, पीपी किट का इंतजाम कर लिया, टेस्टिंग किट का इंतजाम कर लिया। लॉकडाउन में कई सारी ढील दी जाएंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, सारे होटल बंद रहेंगे, सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। कोई भी धार्मिक स्थान या रिलीजियस प्लेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। बार्बर, स्पा और सलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलना अलाउड नहीं होगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउड होगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, दिल की बीमारी, ऐसे लोग का घर से निकलना वर्जित होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए कोरोना जानलेवा साबित होता है। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 10वीं की परीक्षाएं भी होंगी। सीबीएसई ने अलग अलग विषयों की परीक्षाओं की तिथि और समय का ऐलान भी कर दिया है। वहीं सीबीएसई की तरफ से डेट शीट जारी करने के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लेकिन स्वाभाविक ही आपकी बहुत जिज्ञासा थी कि कुछ तिथियां भी तय हों कि किस तिथि में कौन सा प्रश्न पत्र होना है। तो आज आपने देख लिया होगा कि वो कौन सा प्रश्न पत्र 1 जुलाई से और 15 जुलाई के बीच कौन सी तिथि में होना है, कितने बजे होना है, उसको आज सीबीएसई ने जारी कर दिया है। केवल दिल्ली में कुछ केंद्र हैं जहां केवल हाई स्कूल की परीक्षाओं को होना है, बाकी पूरे देश के अंदर इंटर की जो छुट्टी भी परीक्षाएं हैं उनको होना है। आपके पास पर्याप्त समय है और इस पर्याप्त समय में
बिना किसी दबाव के आप मस्ती के साथ इस समय को और आनंद के साथ अपने अध्ययन पर भी लगा सकते हैं। मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं और अपने अध्यापक गण से भी विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वैसे तो आप दोनों लोग बहुत जुटे हुए हैं। मुझे इस बात को लेकर के खुशी होती है कि अध्यापक भी और अभिभावक भी दोनों बच्चे के तैयारी के लिए जुटे हुए हैं और उस पर ज़्यादा दबाव भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एकाएक ही परिस्थितियाँ आई हैं। न आपको पता था, न हमको पता था, न देश को पता था, न दुनिया को पता था। ये पूरी दुनिया में जिस तरीके की एकाएक बड़ा संकट आया है, इस संकट के समय में हमने अपने को सुरक्षित भी रखना है और अब ये जो जाता हुआ समय है, ये वर्ष खराब ना हो, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में अभिभावक और अध्यापक का बहुत योगदान है। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को परीक्षा का इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया है। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के शेष बचे हुए विषयों और 10वीं के विषयों के बाद 12वीं के विषयों की एग्जाम डेट शीट भी जारी कर दी है, जिसको लेकर के छात्रों का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। जी, मेरा ज्योग्राफी का एग्ज़ाम मिस हुआ और एक इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है वो मिस हुआ। कितने तारीख को आपको आपकी एग्जाम? मेरा ये 24 में था एक, और एक जो है 27 में था, मंथ ऑफ फैब। बट फैब में जो है 24 फैब को दिल्ली में जो है राइट्स हो रहे थे और 27 तक भी जो है वो यही सूरत हाल रही, तो इस वजह से जो है वो पोस्टपोन जो है कर दिए गए थे एजुकेशन। फिर कोरोना की वजह से अब जो है डेट अनाउंस जी सीबीएसई ने किया है। आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, सिलेबस जो था वो कंप्लीट हुआ है या आपने मिस किया कुछ? बेसिकली पढ़ाई तो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि जो स्टूडेंट्स का माइंड है वो कम्प्लीटली डाइवर्ट है। पहले जो है वो राइट्स हुए, उसके बाद पूरी तरह राइट्स से मतलब निकले नहीं थे कि जो है कोरोना की जो एक महामारी है वो शुरू हो गई और उसका जो है इफेक्ट जो है वो दिखने लगा, तो उसके बाद लॉकडाउन, और इससे जो मतलब माइंड जो है पूरी तरह डाइवर्ट रहा। इसके अलावा दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हैं रिस्पेक्टेड मिनिस्टर सिसोदिया सर, उन्होंने भी कहा कि अब जो है एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है और 10th और 12th वालों को भी इंटरनल मार्क्स की बेस पे जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर एक अपना सर्कुलर जो है वो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से जो है वो एग्ज़ाम कराए जाएंगे। इसका मतलब वो ख़ुद भी जो है श्योर नहीं है, वो कहीं ना कहीं ख़ुद भी जो है कन्फ्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं सफ़र किया, जो अपने आप प्रमोट कर दिया जाएगा, ना भी पढ़े तो पास हो ही जाना है, या फिर माइंडसेट नहीं बन पाया? जी, स्टूडेंट्स का बहुत सारे जो है क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में कि मतलब वो अपनी जो है स्टडी को लेकर सेटिस्फाई नहीं है, समझ रहा हूँ, जो है उनके पास बहुत से फ्यूचर के उनके पास क्वेश्चंस हैं। अभी हमारी तैयारी किसी कोविड-19 की वजह से सही से हो नहीं पा रही है, किसी डर की वजह से, और हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उससे हमारे सही तरीके से एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे। घर में किसी नेट की प्रॉब्लम की वजह से या कोई सही तरीके से पढ़ नहीं पाते। जी, एक चीज़ अब ये समझना होगा कि कोविड-19 ये कहना कि कोई हफ्ते 2 हफ्ते में ये चीज़ें सॉल्व आउट हो रही है, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। तो ऑनलाइन एजुकेशन ही अब एक अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम लग रहा है फिलहाल। उसमें दिक्कत क्या आती है? क्या अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, या जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है? प्रॉपर थ्योरी सही तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रही है। वो PDF जो आती है हमारी उससे, या फिर उसके बाद जो ऑडियोज आती हैं उसके, वो हम उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन है और नेटवर्क स्लो होने की वजह से क्लिप ओपन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये जो दिन बचे हैं, अब कहने का आप कह सकते हो कि 2 महीने तकरीबन, 1.5 महीने, इस 1.5 महीने में कितने महीने या दिनों के सिलेबस को आपको पूरा करना है? हमें तकरीबन हाफ सिलेबस को पूरा करना होता है हमें अपने फर्स्ट टर्म के पेपर्स के लिए, और जो सही तरीके से हो नहीं पा रहा अभी सही। स्कूल भी अब जो डेट शीट आई है उसमें 26, 24 और फिर ये 5, 104 4 पेपर। कौन से आपके ड्यू हैं? सोशल साइंस और इंग्लिश हिंदी सोशल साइंस और साइंस। ठीक है, तैयारी आपने पहले ही पूरी कर ली है, या जो ये अब बचे हैं तकरीबन 1-1.5 महीने, इसमें आपको सिलेबस को कंप्लीट करनी है? इसी में सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज पहले तो स्टडी हो नहीं पाई, बीच में फिर कोविड-19 की प्रॉब्लम्स आई, फिर उससे पहले ये दंगे वगैरह हो गए, तो उस वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए। इस वजह से अब जो दिन बचे हैं थोड़े से उन्हीं में स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है,
ट्यूशन क्लासेस की जरूरत आपको भी थी? ट्यूशन क्लासेस की नीड तो सब एक्चुअली थी ही, क्योंकि जो कुछ समझ में नहीं आता था वो वहाँ पे क्लियर हो जाते थे हमारे। बट अब ट्यूशन्स भी बंद है, कोविड-19 के चक्कर में सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आजकल के स्टूडेंट काफी एम्बिशियस होता है, टारगेट फिक्स करता है कि परसेंटेज ये करना है, ये करना है, ये करना है। उस टारगेट को लेकर अभी भी कॉन्फिडेंट हो आप लोग, या लगता है वो टारगेट तो अब हो नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंस थे कि एटलीस्ट 90 अबव लाएंगे और स्टडी करेंगे अच्छे से, पर वो सारा गोल्स। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐलान किया है कि बंगाल केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखेगा, लेकिन लेट नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि प्रवासी मजदूर धैर्य बनाए रखें, हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अन्य राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे प्रवासी लोगों का ख्याल रखें। लॉकडाउन जारी के लिए राजस्थान के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कई छूट का ऐलान किया गया है, वहीं कंटेनमेंट जोन में पुरानी स्थिति बरकरार रहेगी। राज्य की सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% स्टाफ आ सकता है, ऑरेंज जोन में बस, रिक्शा, टैक्सी और पार्क खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही राजस्थान में पान, गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ क्लब और स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खुले रहेंगे। वहीं शादी समारोह के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी और राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कर्फ्यू एरिया और कंटेनमेंट जोन में कोई भी आवागमन नहीं होगा। इन इलाकों में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी। रेड जोन में बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा की अनुमति नहीं होगी। राजस्थान सरकार ने कोरोना की महामारी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब विदेश से राजस्थान आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा और उसके बाद ही वो अपने घर जा सकेगा। ये बात राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कही है। डॉक्टर रघु शर्मा ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण विदेश में अटके छात्र, पर्यटक और अप्रवासी भारतीयों का आना राज्यों में भी शुरू हो गया है, जबकि राज्य में जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर हवाई अड्डे को चिन्हित किया गया है। डॉक्टर शर्मा ने यह बताया है कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिस जगह वे उतरे वहीं उन्हें क्वारंटीन में रखा जाए और इसके लिए आसपास के होटलों को चिन्हित कर लिया गया है। कोई भी व्यक्ति क्षमता के अनुसार होटल में 14 दिन क्वारंटीन में रह सकता है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की चिकित्सा जांच की जाएगी। हैं या जो एनआरआईज हैं या जो लोग पढ़ रहे हैं बच्चे या जो विदेश यात्रा पे गए थे और अचानक वायु का यातायात बंद हो गया, हवाई यातायात, उसकी वजह से जो लोग फंसे हुए थे अब उनका आना जाना भी शुरू हुआ है। हमारे राज्य में भी अब वो आएंगे, तो जहाँ जहाँ 5 एयरपोर्ट्स पे राजस्थान में उनका आने का है, जयपुर है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर, तो भारत सरकार की गाइडलाइन यही है कि जिस एयरपोर्ट पे ये उतरे उसी जगह पे इनको क्वारंटाइन किया जाए। तो उसके लिए होटल्स चिन्हित किए गए, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी पेइंग कैपेसिटी, उस हिसाब से वो उन होटल्स में 14 दिन आवश्यक रूप से वो भी क्वारंटाइन में रहेंगे। उनका बाकायदा मेडिकल चेकअप होके ही आ रहे हैं, यहाँ भी मेडिकल चेकअप होगा और वो 14 दिन की क्वारंटाइन फैसिलिटी में रह के तभी अपने घरों में जा पाएंगे। योगी सरकार ने प्रियंका गांधी के मजदूरों के लिए बसें भेजने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 बसें देने का प्रस्ताव रखा गया था। इन बसों को यूपी बॉर्डर पर खड़ा भी किया गया था, लेकिन यूपी सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और कहा था कि सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में बसों का इंतजाम किया जा रहा था। और अब योगी सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के 1000 बसों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और चालक, परिचालक का नाम समेत सभी बसों की सूची भी मांगी गई है। और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाबी पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए अपने स्तर पर 1000 बसों को चलाने के आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। सरकार की ओर से कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा से 1000 बसों की सूची, चालक और परिचालक का नाम और अन्य विवरण भी उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिससे इनका उपयोग प्रवासी श्रमिकों की सेवा में किया जा सके।
चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी का प्रस्ताव मान लिया है और इसको लेकर के 1000 बसों को मंजूरी दे दी गई है। वहीं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि काश सरकार को ये अक्ल पहले ही आ जाती तो 2 दिन पहले से ही मजदूरों को परेशानी न होती। भारत के लोकतंत्र की ये अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना है जब सत्तारूढ़ दल सड़क पर चलते हुए मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में असमर्थ रहा हो, पूरी तरह उसने घुटने टेक दिए हों, तो उस समय विपक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, मैं बधाई दूंगा प्रियंका गांधी जी को कि उन्होंने एक मानवता का वो अभूतपूर्व कदम उठाया है जिसे हमेशा भारत के लोकतंत्र में याद किया जाता रहेगा। जिस तरह 1000 बसें उन्होंने दी हैं और मजदूरों के छाले उनके दुख को देखकर उसके लिए मैं उन्हें बधाई भी देता हूं और प्रणाम भी करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। और काश 2 दिन से जो बसें खड़ी थी सरकार को ये अकल पहले ही आ जाती और उसे स्वीकार कर लेती। पहले कदम उठा लिया होता तो शायद बहुतों का दुख दूर हो गया होता। चलिए देर से आए दुरुस्त। योगी सरकार के प्रियंका गांधी के प्रस्ताव को मानने को लेकर के कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। जो प्रियंका गांधी जी की पहल थी, जो 1000 बसें उपलब्ध कराने के लिए उन प्रवासी मजदूरों के लिए, उन जरूरतमंदों के लिए जो आज यूपी बॉर्डरों पे खड़े हैं और लाठियां खा रहे हैं और अपने घर पहुंचने के लिए सरकार से गुहार कर रहे हैं, इतनी देर और इतना विलंब इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। ये वो वक्त नहीं है जब कोई राजनीति की जाए। हम सब लोग एक ही लक्ष्य और उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि उन जरूरतमंदों को किसी तरीके की सहायता पहुंचाई जाए। आज 2 दिन बाद प्रियंका जी की पहल के उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी अनुमति दी है। कितने लोगों को घर पहुंचाया जा सकता था, कितनी कठिनाइयां रोकी जा सकती थी। औरैया जैसे हादसे जहां 26 लोगों की मृत्यु हो गई, वो रोका जा सकता था। योगी सरकार ने प्रियंका गांधी के मजदूरों के लिए बसें भेजने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और योगी सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जो 1000 बसों के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, तो इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मंत्री सुनील भराला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी जी से मैं कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा परिवहन निगम की बसें लगाई गई हैं और उन श्रमिकों को घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी ली गई है। साथ में जो उन्होंने अपना ये प्रस्ताव रखा है कि श्रमिकों को हम छुड़वाने के लिए बस दे रहे हैं,
मैं कहना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी से कि वो बसों की सूची बना करके हमें उपलब्ध करा दे। उनकी बसों की सूची का भी हम प्रयोग कर लेंगे, लेकिन कल से अब तक उनकी कोई सूची नहीं आई है किसी प्रकार की भी। मात्र केवल वो राजनीति करने का काम कर रहे हैं प्रवासी श्रमिकों को लेकर के। उन श्रमिकों को हम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश में 13.5 लाख श्रमिकों को घर तक पहुंचाने का काम अभी तक हमने किया है। और हम कहना चाहते हैं प्रियंका गांधी जी को कि हमने अपनी व्यवस्था प्रवासी श्रमिकों को लेकर के एक एक श्रमिक के लिए जिम्मेदारी लगाई गई है और उनको घर तक छोड़ना, उनको खाने के पैकेट देना, उनके लिए पानी की बोतल देना, उस व्यवस्था के साथ में प्रदेश भर के जनपदों में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। तो प्रियंका गांधी जी से मैं कहना चाहूँगा कि वो तत्काल सूची उपलब्ध करा दे। कल से ट्वीट करने के बाद में अभी तक उन्होंने कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली के मजदूरों से मिलने के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान कुछ गाड़ियों में खाना भी लेकर के वो पहुंचे थे और मजदूरों में खाना बांटा गया। खाने के साथ साथ मजदूरों को उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर भी मुहैया करवाया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया और साथ ही ये भी बताया कि वैसे तो वो शुरुआत से ही ऐसे लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों की वीडियो और फोटो देखे तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो खुद सड़कों पर उतर गए। ये सारा दिया, पर सबसे ज़रूरी जब जैसे मैंने कहा मैं बाहर निकला हूँ लास्ट थर्सडे से और मैंने देखा कि मतलब कि इतने सारे लोग ऐसे चल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो चाह रहा था कि मैं आगे जाऊँ, उतरूँ, अपना टेबल लगाऊँ, अपने आप दूँ, पर बात वहीं हो जाएगी कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की है और मतलब कि चाहे मैं ग्लव्स पहनूँ और जब लोग देखते हैं कि कुछ कोई दे रहा है उनकी सहन शक्ति भी है नहीं, वो मतलब कि दौड़ेंगे खींचने के लिए, लूट मार होगा क्योंकि डेस्परेट हो गए हैं। पर फिर भी मैंने सोचा कि मेरे लोग हैं, मेरे हैं जो ये नौजवान हैं जो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखेंगे, ज़रूर मास्क पहनेंगे, हर तरीके से है और टेम्पो चलाएंगे और उसमें जैसे चावल है, हलवा है, पानी है और अलग अलग चीज़ हैं जो जिस तरीके से हम सहायता कर सकते हैं कि ये लोग अपने मुकाम पे पहुँचे, पर ऐसे पहुँचे कि जो भी हमारे से हो सकता है हम करेंगे, क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता है, वो तो जाएंगे ही, क्योंकि यहाँ है ही नहीं, ना कोई काम है, ना कोई साधन है, ना कोई मतलब कि रहने की जगह है, तो वो अपने गांव जाकर अपने गांव में अपने रिश्तेदारों के साथ रहेंगे। पर चक्रवाती तूफान अम्फान अब बंगाल और ओडिशा तट की ओर तेजी से बढ़ते हुए सुपर साइक्लोन में बदल चुका है। चक्रवात की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दीघा की तरफ बढ़ रहा है और जानकारी के मुताबिक 19 मई को ये चक्रवात भीषण तबाही भी मचा सकता है। चक्रवाती तूफान अम्फान सोमवार शाम को सुपर साइक्लोन में बदल गया है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उठने वाले चक्रवात की गति और ताकत अभी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। खतरे को देखते हुए ओडिशा के 12 जिलों और कोलकाता सहित बंगाल में 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अगले आदेश तक मछली पकड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और मछुआरों को समुद्र की तरफ न जाने की सलाह लगातार दी जा रही है। भारत के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान अम्फान तबाही मचा सकता है। लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा है और इससे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अधिक प्रभावित होने की आशंका है, जिसे लेकर एनडीआरएफ तैयार है और अपनी तैयारियों की जानकारी दी है एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने। और आप ये कह सकते हैं कि 99 के बाद ये दूसरा सुपर साइक्लोन आ रहा है। ये इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि सुपर साइक्लोन के अनुरूप तैयारी करनी होगी। ये ज़रूर है कि जब लैंडफॉल होगा तो इसका स्वरूप थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर भी लैंडफॉल के समय भी जब बंगाल में लैंडफॉल होने की संभावना बताई गई है, साउथ 24 परगना जिले के आसपास लैंडफॉल होगी, सागर आइलैंड और काकद्वीप आइलैंड के आसपास लैंडफॉल होने की बात कही गई है। उस वक्त भी विंड स्पीड 195 किलोमीटर्स पर आवर या उससे ज़्यादा हो सकती है। निश्चित रूप से अगर 195 किलोमीटर प्रति घंटे हवा चलेगी तो इसका डैमेज पोटेंशियल सफिशिएंट होगा और
जो कि उसूल है डिज़ास्टर में तैयारी का, किसी भी अगर आपदा की तैयारी की जाए तो तैयारी जो है वर्स्ट के सिनारियो को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो उसी अनुरूप तैयारी करनी चाहिए और उसी अनुरूप तैयारी एनडीआरएफ ने अपनी तरफ। ये राज्य जो 2 राज्य मुख्य रूप से प्रभावित होंगे वह है उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। जैसा कि मैंने कहा कि उड़ीसा के तटवर्ती इलाके से के सटे निकलने की बात कही जा रही है आईएमडी द्वारा, मौसम विभाग द्वारा, और उत्तरी उड़ीसा के जो ज़िले हैं यथा बालेश्वर, मयूरभंज और भद्रक, ज़्यादातर मयूरभंज और बालेश्वर और भद्रक ये ज़्यादा अफेक्टेड होने की संभावना कही गई है। लेकिन जो लैंडफॉल है, जैसा कि मैंने पहले कहा, लैंडफॉल ज़्यादा उम्मीद की जा रही है और जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है और जो ट्रैजेक्टरी दी गई है वो लैंडफॉल सागर द्वीप और दीघा और हटिया जो आइलैंड है बांग्लादेश में, इसी के इलाके में लैंडफॉल होने की बात बताई गई है, जो कि एक घनी आबादी का इलाका है, इसलिए तैयारी मुकम्मल करने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही राज्य जो प्रभावित होने वाले हैं, दोनों ही राज्यों में हमारी वाहिनी है, एनडीआरएफ का बटालियन स्टेशन है। उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर के बीच में मुंडली जगह है, वहाँ पर बटालियन है, और बंगाल में कलकत्ता में ही कलकत्ता के बगल में कल्याणी है, वहाँ पर बटालियन पोजीशन है, और कलकत्ता में भी उसकी सब टीम्स हैं। तो इसलिए उस मामले में सहूलियत है, और उसी के अनुरूप हम लोगों ने उड़ीसा में 20 टीमें दी हैं, जिसमें से 13 टीमें आज अभी एक टीम लाई गई है, तो 13 टीमें तैनात की गई हैं और 7 टीमें स्टैंड बाई में हैं। उसी तरह बंगाल में 13 टीमें तैनात की गई हैं और 7 टीमें स्टैंड बाई में थी, जिसमें से पुनः अभी 4 टीमों को मांगा गया है, तो 17 टीमें कल सुबह तक हो जाएंगी। इसलिए अगर आप कह सकते हैं कि 17 टीमें बंगाल में तैनात हो जाएंगी, डिप्लॉय हो जाएंगी एक्चुअल ग्राउंड पर, और 13 टीमें उड़ीसा में, 30 टीमें टोटल डिप्लॉय हो जाएंगी, और 7 टीम स्टैंड बाई में उड़ीसा में और 4 टीम स्टैंड बाई बंगाल में, 11 टीमें स्टैंड बाई में रहेंगी। मेरे हिसाब से ये पर्याप्त संख्या है, लेकिन इसके लिए भी तैयारी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो पड़ोसी राज्यों में से और दूसरे बटालियन दूसरे जगह जो देश में हैं वहाँ से 6 बटालियन में 4-4 टीमें तैनात रखी गई हैं, तैयार हालत में रखी गई हैं। शॉर्ट नोटिस पे उनको अगर एयरलिफ्ट किया जाए, एयरफोर्स से समन्वय स्थापित किया जा चुका है, और C-130 एयरक्राफ्ट से उनको ट्रांसफ़र करने की जो तैयारी है वो भी मुकम्मल की जा चुकी है। राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि अगर उनको और फोर्स चाहिए तो अगर वो एनडीआरएफ से डिमांड करते हैं तो उसको भी मुहैया कराया जाएगा। भारत मौसम विभाग भुवनेश्वर के डायरेक्टर HR विश्वास ने बताया कि ये तूफान 20 मई की दोपहर से शाम के बीच अम्फान, पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के हथिया द्वीप के बीच में लैंडफॉल कर सकता है। वहां चक्रवात भयानक रूप ले लेगा। चक्रवात के कारण ओडिशा में भारी वर्षा होगी और तेज आंधी चलेगी। अम्फान उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए तेजी से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बढ़ेगा और 20 मई की दोपहर शाम के दौरान दीघा, पश्चिम बंगाल और हाथिया द्वीप समूह बांग्लादेश को पार करेगा, और इस दौरान हवा की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। नाइट से कल सुबह तक 1-2 जगह में हेवी रेनफॉल, मेनली गजपति, गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपड़ा, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में होने का चांसेस है। और कल फिर रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होगा, उसमें नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली कोस्टल उड़ीसा का, नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, जैसा जगत सिंहपुर, बालासोर, केंद्रपड़ा, मयूरभंज, भद्रक, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल। कटक, खोर्धा, पुरी और जाजपुर में भी हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है। फिर 20 तारीख को भी रेनफॉल रहेगा। 20 तारीख में मेनली हेवी रेनफॉल रहेगा बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपड़ा, केवंझर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स में। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने MMRDA ग्राउंड पर कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए 1000 बेड के विशेष अस्पताल का दौरा किया, और इस दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी उनके साथ मौजूद रहे और वरिष्ठ अधिकारी भी उस समय उनके साथ मौजूद रहे। सीएम ने अस्पताल में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक एक करके अब पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने स्वीकार करते हुए केंद्रीय सशस्त्र बल की 10 कंपनी महाराष्ट्र में भेज दी हैं। वहीं आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसको लेकर के जानकारी दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। जेपी नड्डा ने सिलसिलेवार किए ट्वीट में कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में सोशल मीडिया पर आवाज उठाने की वजह से राज्य मशीनरी की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के मामलों से निपटने में स्थानीय प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठाने पर निशाना उन्हें बनाया जा रहा है। एक जीवंत लोकतंत्र में ये अस्वीकार्य है और सार्वजनिक जीवन में बहस और आलोचना की संस्कृति हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए राज्य सरकारें अपनी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही हैं। ये असहनीय है। जब असफलता पर सवाल उठाया जाता है तो विपक्ष को राजनीतिक तर्कों का पालन करना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य में कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन होंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। वहीं स्कूल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, जबकि ब्यूटी पार्लर और सैलून को नॉन कंटेनमेंट जोन में खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, लेकिन केवल भोजन की होम डिलीवरी के लिए, और फूड डिलीवरी एजेंटों के पास हेल्थ कार्ड होना चाहिए। और राजमार्गों पर रेस्टोरेंट्स खुले रह सकते हैं, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों का गुस्सा भड़कने लगा है। सोमवार को ऐसी ही तस्वीरें 3 प्रदेशों से सामने आई हैं। गुजरात में लगातार 5वीं बार प्रवासी मजदूरों का बवाल देखने को मिला है। यहां पर अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में पैदल घर के लिए निकले मजदूरों को पुलिस ने रोका तो भीड़ आक्रोशित हो गई और मजदूरों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। गाड़ियां तोड़ दी गई। इसमें 2 पुलिसकर्मी बेघायल हो गए। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू है और इसी को लेकर के सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है। ये कोविड पैंडेमिक के खिलाफ इलाज अगर करना है या हमें इसके लिए जो भी प्रिकॉशन लेनी है तो वो प्रिकॉशन लेना है। जैसे मास्क पहने हो, डिस्टेंस रखना है, हाथों को धोते रहना, साफ रहना, और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की बात, वो काम हमने किया नहीं लॉकडाउन में। आज भी सबसे कम जो टेस्टिंग होता है दुनिया में वो अपने देश में है। 1000 लोगों के लिए एक भी हॉस्पिटल का बेड नहीं है। 0.7 बेड है 1000 लोगों के लिए। 0.08% डॉक्टर है 1000 लोगों के लिए। अब ये इस व्यवस्था को जब तक आप मजबूत नहीं करते, लॉकडाउन का समय इस्तेमाल करना था उसके लिए, हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों को, उनको जो है मजबूत करने के लिए, ये नहीं हुआ तो ये बढ़ेगा और बढ़ सकता है, खतरा है। वो खतरा सब समय था। अब लॉकडाउन का घोषणा आपने कर दिया एक तरफा, कोई भी तैयारी नहीं की उसके लिए, लॉकडाउन के चलते हुए तैयारी नहीं की, और उसके बाद लॉकडाउन के अंदर जो समस्याएं पैदा हुई, अपने माइग्रेंट वर्कर्स के जो मजदूर जो जा रहे थे ढेर में, मतलब लाखों की तादाद में, शायद देश के बंटवारे के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सड़कों पे हमने देखा ही नहीं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी जिलों के IMA के पदाधिकारियों और सिविल सर्जन के साथ बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि प्रदेश के निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को भी उनकी मांग पर उत्तम गुणवत्ता की PPE किट्स, N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर सरकारी दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में ये निर्णय भी लिए गए कि भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज में हरियाणा के निजी स्वास्थ्य क्लिनिक, नर्सिंग होम और डेंटल क्लिनिक को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई निजी डॉक्टर कोरोना ग्रस्त हो जाता है तो उसका इलाज भी सरकारी खर्च पर किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लॉकडाउन को लेकर के जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक हरियाणा सरकार ने भी सोमवार को कुछ रियायतों की घोषणा की है। हरियाणा में अब कंटेनमेंट जोन को छोड़कर के बाकी सब ऑरेंज जोन माना जाएगा और उसमें सभी सामान्य गतिविधियां चलाई जाएंगी। इसकी घोषणा सोमवार को हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने कर दी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जैसा हमको ज्ञात है कि लॉकडाउन 4 कोरोना के इस महामारी के चलते आज से प्रारंभ हुआ है और हम लोगों ने ये निर्णय किया है MHA की गाइडलाइंस के अनुसार जो लॉकडाउन 3 की जितनी छूट थी उसमें कुछ क्षेत्रों के अंदर ये छूट और बढ़ाई गई है। विशेष तौर पर अब कंटेनमेंट जोन वहीं तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। जो कंटेनमेंट जोन से अतिरिक्त क्षेत्र है उस सारे को ऑरेंज जोन मान करके और गतिविधियां वो सब चलाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विशेष तौर पर चाहे वो प्रदेश के अंदर की बस व्यवस्था अथवा प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों के साथ जो हमारे रूट्स हैं उनके ऊपर कल से बसें ये शुरू हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में महिला और बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के कामकाज की समीक्षा की है। बैठक में महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, मुख्य सचिव श्री RP मंडल और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह प्रदेशी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा की है। ऊर्जा मंत्री ने यह कहा है कि सरकार शहरों में 24 घंटे आपूर्ति दे रही है। अब ऐसे गांवों को भी 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी जहां पर लाइन हानियां 15 से कम होंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार गाँव को 18 घंटे, तहसील को 20 घंटे, जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली मुहैया करा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि जो फीडर, जो ग्राम सभाएं 15% से कम लाइन हानियों की सूची में हैं, उनको अविलंब 24 घंटे बिजली हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। प्राथमिकता के आधार पर वहां जर्जर तारों को बदला जाएगा, क्योंकि गांव में स्वरोजगार की अपार संभावना है। अगर गांव में 24 घंटे लोगों को बिजली मिले तो निश्चित रूप से गांव का कायाकल्प होगा। और हमारे जो प्रवासी, जो मजदूर जो गांव छोड़कर चले गए थे, आज एक सुनहरा अवसर है कि वो हमारे प्रदेश में आ रहे हैं और यहीं पर उनको हम स्वरोजगार के साधन, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। उसके लिए सभी उपभोक्ता, सभी ग्राम पंचायतें, सभी नौजवान हमारे इस अभियान का हिस्सा बने और अपने गांव को, अपने फीडर को 15% से कम लाइन हानियों की सूची में लाएं और 24 घंटे बिजली पाएं। उसके लिए सभी लोग समय पर अपना बिल का भुगतान करें और चोरी पर पूर्णतः अंकुश लगाएं। एक समय ऐसा था उत्तर प्रदेश में जब मोबाइल की चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए
5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सौभाग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो आप आइए, जो कमियां रह गई उनको भी पूरा करेंगे और गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए हम सरकार के अभियान का हिस्सा बने और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। एक तरफ जहां देश लॉकडाउन और कोरोना वायरस की मार से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में पेयजल संकट गहराने लगा है। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का है, जहां ग्रामीण जंगली जानवरों के पीने वाले पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में पेयजल स्रोतों का भी भारी अभाव शुरू हो गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में ग्रामीण पिछले कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां ग्राम पंचायत उधवा कठवा में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में पेयजल सुविधा न होने से ग्रामीण गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित एक डोडी से पानी भरकर लाने को मजबूर हैं। हालांकि डोडी का ये पानी गंदा है और पीने लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी में ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी पेयजल स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीणों की बेबसी ऐसी है कि जिस पानी को जानवर पीते हैं, वो उसी पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। पहाड़ी चीरकर ग्रामीणों ने बनाया मार्ग। दरअसल हरे रंग के इस पानी को ग्रामीण कपड़े से छानकर इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन इस पानी तक पहुंच पाना भी उनके लिए टेढ़ी खीर है। इसके लिए उन्हें पहाड़ी का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने खुद पहाड़ी को काटकर ये रास्ता बनाया है और सुबह होते ही वो यहाँ पानी लेने के लिए पहुँचने लगते हैं। प्यास बुझाने के लिए बड़ा जोखिम। वहीं दूसरी तरफ जब इसे लेकर हमने पानी भरने आई महिलाओं से बात की, तो उन्होंने बताया कि ये पानी बहुत गंदा है, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जिसके कारण वो प्यास बुझाने के लिए इसी पानी का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ उन्हें जंगली जानवरों का भी डर बना रहता है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए ये जोखिम भी उठाना पड़ता है। बहुत तकलीफ हुई, समस्या हुई। डगर ला रास्ता ला देखा था, जंगल पहाड़ ला वो चीज रास्ता बना के हम नाथ ही पानी पिए बर पानी कर भी बहुत कंटलेप है। पानी भी गंदा टाइप दिखत है, नल भी नहीं है। वहीं इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि वो इस समस्या को लेकर अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनकी समस्या का हल नहीं किया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि आजादी के बाद से ही उन्हें यहाँ साफ पानी नसीब नहीं हुआ और इसी डोडी को वो अपना नसीब मानकर चल रहे हैं। साहब हमके बहुत तकलीफ है, तो नदी ढोड़गा के पानी पिया था, 1 किलोमीटर है और नदी जो भर जाते तो एकदम हमके बहुत तकलीफ होते साहब। तो हमके कोई कर दिया जाए महाराज भगवान। कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आते हैं, कति नेता उता नहीं आते। चुनाव समय जाए के कैसे करल जाए कर तो ही मनता दावा कोई कर शाम के निभावा। वहीं से लेकर जब हमने PHI अधिकारियों से बात की, तो वो इससे अपना पल्ला झाड़ते नजर आए और कहने लगे कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। अब जब ये मामला उनके संज्ञान में आया है, तो वो जल्द ही पानी की व्यवस्था करवाएंगे। कठरा उराव पारा में एक हैंडपंप है पास में, लेकिन उसमें आयरन होने से और लोग दूसरे हैंडपंप की मांग कर रहे हैं।
जिसको इस साल तत्काल खुदवा दिया जाएगा। इसको आपकी वैसे नज़दीक में तो हैंडपंप है जिसमें कुछ आयरन की मात्रा है, और ऐसा तो जानकारी नहीं कि ढोड़े में जाता है पानी। ग्रामीणों गया नहीं, विचार किया गया है, जैसे विगत दिनों में काम बंद था इसलिए कार्य नहीं हो पाया, लेकिन अभी उनको तत्काल करवा दिया जाए। दरअसल गांव में पानी की समस्या तो सालों से है। कई बार जनप्रतिनिधि तो यहाँ पहुँचे, लेकिन ग्रामीणों की समस्या पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी यहाँ ग्रामीण पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आखिर ग्रामीणों की ये परेशानी कब तक दूर हो पाती है। बलरामपुर से देवबली की रिपोर्ट, ANB न्यूज। पंजाब में आज कोरोना वायरस के 16 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है कि यहां कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1980 हो गई है, जिनमें से 297 मामले सक्रिय हैं और वहीं 1547 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि राज्य में कोरोना के चलते अभी तक 37 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सड़क पर मजदूरों के साथ हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां पिछले दिनों औरैया और सागर में हुए हादसों में 30 लोगों की जान चली गई, तो वहीं यूपी के हबीरपुर में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। हालांकि बस पलटने से उसमें सवार 6 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि अन्य मजदूरों को दूसरी बस से महोबा भेजा गया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रवासी मजदूरों के साथ हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में हुए औरैया हादसे के बाद अब ताजा मामला यूपी के हमीरपुर से सामने आया है, जहां मजदूरों से भरी एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में हालांकि कोई मौत की खबर नहीं है, लेकिन 6 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इससे पहले बस पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को बस से बाहर निकाला। उधर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों के सहयोग से सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं जानकारी के मुताबिक बस सुबह नोएडा से 31 मजदूरों को लेकर महोबा जिले की तरफ जा रही थी कि अचानक संतुलन बिगड़ने से बस पलट गई और बस में सवार 6 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, तो वहीं अन्य मजदूरों को दूसरी बस से महोबा के लिए रवाना कर दिया। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब रोडवेज बस के ड्राइवर को झपकी आ गई और बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। आज सुबह 5:30 बजे के करीब एक बस जो कि महोबा जा रही थी, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी थाना कोतवाली क्षेत्र में। इसमें कुल 31 लोग थे, जिसमें से 20 पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। 11 लोगों को माइनर इंजरी आई थी। इन सभी का प्राथमिक उपचार कराते हुए, इनके खाने पीने की व्यवस्था करवाते हुए इनको अपने गंतव्य महोबा तक भिजवा दिया गया। गौरतलब है कि अभी हाल ही में यूपी के औरैया में ही एक दर्दनाक हादसे में 24 मजदूर काल के गाल में समा गए थे। ये मजदूर ट्रक में सवार होकर अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरे ट्रक ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में सड़क पर लाशों के ढेर लग गए और 20 से ज्यादा मजदूर घायल भी हुए। फिलहाल सड़क पर मजदूरों के साथ हो रहे हादसों ने केंद्र और राज्य सरकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हमीरपुर से सीलू निषाद की रिपोर्ट, ANB न्यूज। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 की घोषणा किए जाने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में लोगों की चहलकदमी दिखाई दी है। लॉकडाउन 4 के पहले दिन दिल्ली में
डिफेंस कॉलोनी मार्केट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर दुकानों के बाहर फिर वही रंगत लौटती हुई नजर आई और दुकानों के बाहर ग्राहक भी दिखाई दिए। दरअसल केंद्र सरकार ने रविवार को देश भर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था। साथ ही गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के गाइडलाइन भी जारी की थी, जिसमें सशर्त दुकानें खोलने के साथ ही अन्य कई राहत भी दी गई है। उत्तर प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने जहानाबाद की साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और डीएम एसपी के साथ पहुंचे राज्य मंत्री ने ग्राम निगरानी समिति की बैठक में कोरोना बचाव से संबंधित परिचर्चा में भाग लिया और बाद में जिले की सीमा प्रवासी मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 2 रोडवेज बसें भी आरक्षित कराई और जहानाबाद कस्बे में डीएम संजीव सिंह ने सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए ग्राम निगरानी समिति में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उतनी ही उन्हें राहत भी मिलेगी जिनकी सरकारी तंत्र आज ट्रेन आ रही है। ट्रेन आने के बावजूद भी आपकी बैठक में है, कहीं यहाँ बाढ़ में आ रहे। अभी देखा आपने औरैया में घटना हो गई, जितने मजदूर भाई हमारे आ रहे थे वो घटना हो गई। उस घटना के कारण पूरे जिलों में पूरी कोशिश लगी है कि हमारे मजदूर भाई पैदल न चले या ऐसे न चले, उसके लिए बसों का इंतजाम है। लेकिन सारे संसाधन लगाने के बावजूद भी, सारी ताकत झोंकने के बावजूद भी कहीं न कहीं जिस तरह मजदूरों की संख्या है उसमें हमारी व्यवस्थाएं कम पड़ जा रही हैं। इसीलिए निगरानी समिति के माध्यम से सभी व्यवस्थाओं के साथ जनता के सहयोग को जोड़ते हुए पुनः सभी निगरानी समितियों से पूरी आशा, भरोसा और विश्वास के साथ आपने समय दिया, हमारी बात को धैर्यपूर्वक सुना। अगर किसी की कोई व्यक्ति खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां बाप ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करते हुए अपनी ही सगी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। कलयुगी बाप ने पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार करते हुए 1 साल तक रेप करता रहा। इस कलंकित करने वाली घटना में कहीं न कहीं नाबालिग लड़की की मां भी शामिल रही और मां के कहने पर ही नाबालिग चुप रही। लेकिन कल दोपहर में फिर से नाबालिग लड़की के पिता की ओर से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। लड़की का शव टूट गया और परिजनों को लड़की ने आप बीती बताई। परिजनों ने शर्मसार करने वाली ऐसे घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को जेल भेज दिया है। ये एक पीड़िता ने थाना धानीपुर पर शिकायत की थी कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसकी सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उसका चिकित्सीय परीक्षण आदि वैधानिक कार्रवाई की गई है और अभियुक्त झिंकू सिंह को भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक ही अभियुक्त के ऊपर आरोप था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और विवेचनात्मक कार्रवाई शीघ्र पूरी करके। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉन स्टॉप खबरें। सिर्फ AN